बीजेपी के सामने यूजीसी के नए नियमों को लेकर एक ऐसी मुश्किल खड़ी हो गई है जिसमें एक कदम इधर बढ़ाते हैं तो स्वर्ण नाराज हो सकते हैं और उधर बढ़ाते हैं तो ओबीसी, एससी और एसटी के बीच राजनीतिक नुकसान का खतरा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है और अब केंद्र सरकार ने अदालत में कहा है कि वह इन नियमों पर दोबारा विचार कर रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को अपने ही बनाए नियमों पर पुनर्विचार की जरूरत पड़ गई? पूरा हेरफेर समझेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं एयर नाउ। जनवरी 2026 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए नई इक्विटी रेगुलेशन जारी की। इन नियमों में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के खिलाफ जाति आधारित भेदभाव की शिकायतों से निपटने की व्यवस्था की गई थी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इक्विटी कमेटियां बनाने की बात थी और इनमें ओबीसी प्रतिनिधियों को शामिल करने का प्रावधान भी था। लेकिन इन नियमों के सामने आते ही सवाल उठने लगे। सबसे बड़ा सवाल था कि अगर किसी जनरल कैटेगरी या स्वर्ण छात्र के साथ जाति के आधार पर भेदभाव होता है तो उसकी शिकायत का क्या होगा। नियमों में जातिगत भेदभाव की जो परिभाषा दी गई थी उसमें एससी, एसटी और ओबीसी को शामिल किया गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इससे जनरल कैटेगरी के लोगों को संरक्षण के दायरे से बाहर कर दिया गया है। दूसरा विवाद झूठी शिकायतों को लेकर था। फरवरी 2025 में जब इन नियमों को ड्राफ्ट लोगों की राय के लिए जारी किया गया था, तब उसमें झूठी शिकायतों के मामले में सजा का प्रावधान मौजूद था। लेकिन जनवरी 2026 में जब अंतिम नियम आए तो झूठी शिकायतों पर सजा का प्रावधान हटा दिया गया। यहीं से कुछ वर्गों में यह आशंका बढ़ी कि अगर किसी व्यक्ति पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगा और शिकायत गलत निकली तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 29 जनवरी को कोर्ट ने यूजीसी के 2026 वाले नियमों पर रोक लगा दी। कोर्ट ने कहा कि नियमों में कुछ अस्पष्टताएं हैं और इनके गलत इस्तेमाल की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले को अगर बिना जांचे परखे छोड़ दिया गया तो इसके बहुत व्यापक परिणाम हो सकते हैं और यह समाज को बांटने वाला मुद्दा बन सकता है। फिलहाल 2012 के पुराने नियमों को जारी रखने का निर्देश दिया गया। 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, सरकार इन नियमों पर पुनर्विचार कर रही है। यानी केंद्र ने अभी यह नहीं कहा कि नियम वापस लिए जाएंगे या वैसे ही रहेंगे। सरकार ने फिलहाल बीच का रास्ता खुला रखा है और बीजेपी के लिए यह रास्ता आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पार्टी के सामने एक तरफ स्वर्ण वोटर है। बीजेपी की राजनीति में स्वर्ण समुदाय लंबे समय से एक महत्वपूर्ण और भरोसेमंद आधार रहा है। दूसरी तरफ पिछले करीब एक दशक में बीजेपी ने ओबीसी राजनीति पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में पार्टी ने खुद को सिर्फ स्वर्णों की पार्टी वाली पुरानी छवि से बाहर निकालने की कोशिश की है। ओबीसी नेताओं को आगे बढ़ाना, पिछड़े वर्गों तक संगठन और सरकार की पहुंच बढ़ाना और एससी, एसटी समुदायों के बीच राजनीतिक आधार मजबूत करना इस रणनीति का हिस्सा रहा है। यानी बीजेपी के लिए ओबीसी, एससी और एसटी को लेकर ऐसा कोई फैसला करना आसान नहीं है जिससे विपक्ष को ये कहने का मौका मिले कि बीजेपी सामाजिक न्याय की राजनीति से पीछे हट रही है। और इसकी वजह सिर्फ आज की राजनीति नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव को याद कीजिए। विपक्ष ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि 400 पार का नारा संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने की दिशा में है। बीजेपी ने इसका जोरदार विरोध किया और विपक्ष इस आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। लेकिन चुनाव के बाद बीजेपी के कई नेताओं ने माना कि संविधान और आरक्षण का मुद्दा खासकर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हुआ है। इसके बाद बीजेपी ने ओबीसी, एससी और एसटी को लेकर और ज्यादा सावधानी दिखाई। केंद्र ने जनगणना में जातियों की गणना कराने का फैसला लिया। यूजीसी के नए नियम भी इसी बड़े सामाजिक न्याय वाले नैरेटिव का हिस्सा माने गए। लेकिन अब पार्टी के पारंपरिक स्वर्ण समर्थकों के एक हिस्से में बेचैनी दिखाई दे रही। इस बेचैनी का एक राजनीतिक संकेत बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भी देखा गया। यह सीट बीजेपी के लिए बेहद सुरक्षित मानी जाती थी, लेकिन पार्टी यहां हार गई। बीजेपी के कुछ नेताओं की नजर में यह नतीजा स्वर्ण नाराजगी का संकेत था। हालांकि किसी एक चुनावी हार को सिर्फ एक मुद्दे से जोड़ना कितना सही है, यह अलग बहस है, लेकिन पार्टी के भीतर इसे लेकर चिंता जरूर है। इसके बाद राजस्थान के जयपुर में राजपूत करनी सेना ने भी यूजीसी के नियमों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई और लाठीचार्ज हुआ। यानी मामला अब सिर्फ कोर्ट की फाइल में नहीं था,
सड़क पर भी दिखाई देने लगा और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश है। यूपी में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों बाद होने हैं। 1931 की आखिरी जाति जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में ब्राह्मण करीब 9.1% और राजपूत करीब 7.9% थी। कुल मिलाकर स्वर्ण आबादी करीब 20% के आसपास मानी जाती है। लेकिन यूपी की राजनीति में कहानी सिर्फ स्वर्ण वोट की नहीं है। यहाँ ओबीसी और दलित राजनीति भी बेहद मजबूत है। बीजेपी अगर स्वर्ण नाराजगी को शांत करने के लिए यूजीसी के नियम पूरी तरह वापस लेती है तो विपक्ष तुरंत सवाल उठाएगा कि सरकार ओबीसी, एससी और एसटी के हितों से पीछे हट गई। दूसरी तरफ अगर सरकार नियमों में कोई बदलाव नहीं करती तो स्वर्णों के बीच यह संदेश जा सकता है कि बीजेपी उनकी शिकायतों को नजरअंदाज कर रही है। यानी मामला बिल्कुल वैसा है जैसा रस्सी पर चलना, संतुलन थोड़ा भी बिगड़ना तो राजनीतिक नुकसान हो सकता है। बीजेपी के भीतर से भी इस मामले को लेकर अलग अलग राय सामने आ रही हैं। पार्टी के कुछ नेताओं का मानना है कि यूजीसी के नियमों में ओबीसी को शामिल करना ही विवाद की बड़ी वजह बना। उनका तर्क है कि जातिगत भेदभाव से जुड़े विशेष कानूनी संरक्षण का मुख्य फोकस एससी और एसटी पर रहा है और ओबीसी को इस तरह के नियमों में शामिल करने की जरूरत को लेकर सवाल उठाए जा सकते हैं। लेकिन पार्टी के भीतर दूसरी चिंता भी है। अगर सरकार साफ तौर पर स्वर्णों की मांग के पक्ष में खड़ी दिखाई देती है तो विपक्ष उसे फिर से स्वर्ण समर्थक पार्टी के रूप में पेश कर सकता है। एबीवीपी से जुड़े एक नेता ने भी इसी तरह की सीमा की और इशारा किया कि स्वर्णों के पक्ष में खुलकर जाने से बीजेपी पर स्वर्ण पार्टी वाली छवि मजबूत होने का खतरा है। तो सरकार के पास रास्ते क्या है? एक रास्ता है कि कुछ प्रावधानों में बदलाव कर दिए जाए, खासकर झूठी शिकायतों से जुड़े प्रावधानों पर दोबारा विचार हो सकता है। दूसरा रास्ता है कि सरकार एक हाई लेवल कमेटी बनाकर पूरे नियम की समीक्षा कराए। इससे सरकार को तुरंत कोई बड़ा फैसला लेने से समय मिल जाएगा और दोनों पक्षों को संदेश दिया जा सकता है कि उनकी चिंताओं पर विचार हो रहा है। लेकिन नियमों को पूरी तरह वापस लेना सरकार के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हुआ तो विपक्ष को यह कहने का मौका मिलेगा कि सरकार ओबीसी, एससी और एसटी के खिलाफ दबाव में झुक गई। अब इस पूरी कहानी की शुरुआत को भी समझ लेते हैं। यूजीसी के ये नियम अचानक नहीं आए थे। इनके पीछे उच्च शिक्षण संस्थानों में कथित जातिगत भेदभाव के कई मामले और लंबे समय से चल रही मांगे थी। 2019 में पायल तदवी और रोहित वेमुला की माताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसमें उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाने की मांग की गई थी। यानी एक तरफ यह मामला बिल्कुल वास्तविक है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ यह भी सवाल उठ रहा है कि ऐसी व्यवस्था की परिभाषा क्या होगी, किसे संरक्षण मिलेगा, झूठी शिकायतों से कैसे निपटा जाएगा और नियमों के गलत इस्तेमाल को कैसे रोका जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने ये जानना चाहा था कि अगर किसी जाति के भीतर आर्थिक रूप से मजबूत छात्र अपने ही समुदाय के किसी दूसरे छात्र को परेशान करता है तो ऐसे मामले को ये नियम किस तरह देखेंगे। कोर्ट ने ये भी आशंका जताई कि समाज के कुछ शरारती तत्व ऐसी व्यवस्था का दुरुपयोग कर सकते हैं। अब गेंद फिर केंद्र सरकार के पाले में है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वह यूजीसी के 2026 के इक्विटी रेगुलेशन पर पुनर्विचार कर रही है। यानी फिलहाल अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक संकेत जरूर मिल रहा है कि सरकार इस मुद्दे को लेकर सावधानी से आगे बढ़ना चाहती है, क्योंकि मामला सिर्फ यूजीसी के कुछ नियमों का नहीं है। इसके पीछे भारत की पूरी जातीय राजनीति खड़ी है। एक तरफ स्वर्णों की नाराजगी है तो दूसरी तरफ ओबीसी, एससी और एसटी के बीच सामाजिक न्याय की राजनीति है। सामने उत्तर प्रदेश का चुनाव है और पीछे 2024 के लोकसभा चुनाव का अनुभव। इसलिए बीजेपी के सामने असली सवाल यह नहीं है कि यूजीसी के नियम रहेंगे या जाएंगे। असली सवाल यह है कि पार्टी ऐसा कौन सा रास्ता चुने जिससे उसके पुराने स्वर्ण समर्थक भी नाराज ना हो और ओबीसी, एससी और एसटी के बीच उसकी बनाई हुई राजनीतिक जमीन भी ना खिसके। और अब देखना यही है कि सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार इस रस्सी पर अपना संतुलन किस तरह बनाती है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपके लिए जानकारी जुटाई थी रोहित ने। मेरा नाम है श्रेया। कैमरे के पीछे मौजूद है आर्ची। बहुत बहुत शुक्रिया। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result?
superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,